हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आचार्य पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसका शॉर्ट कोड है पबजी फैन CA। और आज हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने के लिए, समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है दीपू फोकस ऑन सीड्स। तो चलिए पूरे फोकस के साथ हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को देखते हैं, जिसका यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकता है। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर रह चुके हैं और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल आपके बुक में दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसका शॉर्ट कोड है दीपू फोकस ऑन सीड्स। इसे मैंने आपके लिए दीपू फोकस ऑन सीड्स मतलब इसी तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपके लिए अरेंज कर दिया है। D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैरिटी मतलब होता है बैलेंस, U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। तो आपका दीपू यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे फोकस की बात करें तो F फॉर फेयर रेम्यूनरेशन, O फॉर ऑर्डर, C फॉर सेंट्रलाइजेशन, U फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड S फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ON ऑन आपको इग्नोर करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है सीड्स, S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, E फॉर इक्विटी, नेक्स्ट E फॉर एस्पिरिट द कॉर्प्स एंड D फॉर डिसिप्लिन एंड लास्ट वन S फॉर स्केलर चेन। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने दीपू फोकस ऑन सीड्स ये शॉर्ट कोड बनाया हुआ है आपके लिए और इसी तरीके से 14 प्रिंसिपल को अरेंज किया हुआ है, जिससे आपको समझने में, याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही टास्क असाइन किया जाए। और आपके सामने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन क्रिकेट टीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब प्लेयर्स को उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही रोल दिया गया है। जैसे विराट कोहली को बैट्समैन, जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग, महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपर। लेकिन अगर यहीं पर विराट कोहली से बॉलिंग कराई जाए तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, IPL में LB मोरकल नाम के एक प्लेयर ने विराट कोहली के बॉलिंग पर एक ही ओवर में 28 रन्स बना दिए थे। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ को उनके क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग रोल नहीं दिया जाएगा तो ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए हेनरी फ्योल इस प्रिंसिपल से हमें समझाना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को उनकी क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाना चाहिए, जिससे कंपनी अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाए और उन्हें अपने नए और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आगे आने का मौका दिया जाए। इस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए कि किस तरह से ये आइडियाज़ कंपनी के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों से एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और भी कई इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आगे आएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करने में आसानी होगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दो शब्दों में ही आप पूरे पॉइंट्स को समझ जाएंगे। अथॉरिटी मतलब होता है राइट्स टू गिव ऑर्डर या फिर पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि आपको जो काम दिया गया है वो आपको करना है। और यहाँ पर जो आप पैरिटी देख रहे हैं इसका मतलब होता है बैलेंस। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में एक बैलेंस बना होना चाहिए। अगर किसी को अथॉरिटी दी गई है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है तो अपने पावर्स का मिसयूज कर सकता है
और अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई है तो वो एम्प्लॉय अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बना होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर। जी हाँ दोस्तों, हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये सिखाता है कि किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस यानी एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। अगर ऑर्डर एक से ज़्यादा सुपीरियर से मिलेगा, एक से ज़्यादा बॉस से मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा और किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपके कॉलेज का एग्जांपल लूं कि आपके अकाउंट्स के टीचर आपको आकर ये बोलते हैं कि कल आपका फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स का होगा और उसी के थोड़ी देर के बाद आपकी ओसी की टीचर आपसे ये आके बोलती है कि कल आपका फर्स्ट लेक्चर ओसी का होगा, तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कल आखिर फर्स्ट लेक्चर कौन सा होगा और इसी कंफ्यूजन में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि कौन सा लेक्चर होगा, कौन सा बुक लाना है, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए एम्प्लॉयज को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। जी हाँ दोस्तों, रेम्यूनरेशन मतलब होता है वेजेस, सैलरी यानी पगार। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उन्हें उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज या फिर और भी कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए। हेनरी फ्योल का ये मानना है कि अगर एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है और एम्प्लॉयज़ भी लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर मटेरियल हो, अगर राइट टाइम पर राइट प्लेस पर नहीं होंगे तो उनका प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। तो हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि चाहे मटेरियल हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स, अगर उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है या फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो उसका राइट टाइम पर राइट प्लेस पर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं और किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल को याद करने का हमारा जो शॉर्ट कोड है, दीपू फोकस ऑन सीड्स। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड ऑथोरिटीज। ये पूरी तरह से कंपनी के साइज पर डिपेंड करता है। सेंट्रलाइजेशन तब यूजफुल होता है जब साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, तब पावर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्सन के हाथ में होता है, वही सारी चीजें हैंडल करता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन तब यूजफुल होता है जब साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होता है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पावर किसी एक पर्सन के हाथ में होने के जगह पे पावर्स को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और उसी गोल को अचीव करने के लिए प्लान्स रेडी किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन एक ही हो और एक ही मैनेजर से मिलता है तो सारी टीम उसी गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ती है और सारी टीम में कोऑर्डिनेशन बना रहता है और ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसे हम जॉब सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं, अगर उनके मन में उनके जॉब को लेकर, उनके जॉब की स्टेबिलिटी को लेकर या फिर जॉब सिक्योरिटी को लेकर कोई भी टेंशन है कि हमारा जॉब कब तक रहेगा, वही आने वाले कुछ मंथ्स में मुझे जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, तो वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% नहीं दे पाएगा।
इसलिए हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हमें ये बताता है कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब को लेकर, उनका कॉन्ट्रैक्ट कब तक है, ऐसी और भी कई जानकारियां अपने एम्प्लॉयज़ को दे देनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ के मन में उनकी जॉब को लेकर उनके मन में सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपना पूरा रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे हमने दीपू फोकस तक कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देखने वाले सीड्स हमें किस तरह से हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को याद करने में, समझने में हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो कंपनी का लक्ष्य है वही लक्ष्य आपका भी होना चाहिए। एज ए एम्प्लॉई आपको अपने बारे में कम और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। आपको एज ए टीम, एज ए ग्रुप काम करना होगा। अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल लें तो यहाँ पर प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम का जो गोल है कि हमें ये मैच जीतना है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ और सारे प्लेयर्स का एक ही लक्ष्य, एक ही एम, एक ही गोल होता है कि हम सबको मिलकर उसी लक्ष्य को अचीव करना है जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए सेट किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, चाहे वो काम से लेकर हो या फिर प्रमोशन से लेकर या फिर सैलरी से लेकर। अगर एम्प्लॉयज़ सेम लेवल पर सेम काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहेगा जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिशियल होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द कॉस्ट। और इस प्रिंसिपल को सिर्फ दो शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए अगर बोला जाए तो दो शब्द होंगे टीम वर्क। अगर सारे एम्प्लॉयज़ टीम वर्क के साथ काम करें तो किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। आई शुड बी रिप्लेस्ड विथ वी। जी हाँ दोस्तों, आई मतलब मैं के जगह वी मतलब हम। इसके द्वारा हेनरी फ्योल ये कहना चाहते हैं कि किसी भी गोल को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको अकेले नहीं जबकि एक टीम की तरह, एक टीम के साथ काम करना होगा, जिससे किसी भी गोल को बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, चाहे वो लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो या फिर मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल का मैनेजमेंट। हर किसी को कंपनी के फायदे के लिए, कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक प्रॉपर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांसफ़र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि आप टॉप लेवल ऑफ अथॉरिटी से बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो इसके लिए गैंग प्लैंक की भी व्यवस्था की गई है। आप बिना देरी किए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिलेटेड अथॉरिटीज़ से प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने शॉर्ट कोड दीपू फोकस ऑन सीड्स की सहायता से हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही आसानी से सीख लिया है, समझ लिया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो हेनरी फ्योल के इन 14 प्रिंसिपल्स का सही से यूज करेगा, सही से फॉलो करेगा, तो किसी भी गोल को बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है।
अगर आपके पास ऐसे और भी शॉर्ट कोड्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना आप बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।